दर्शकों को नमस्कार जोहार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। तिलहन और दलहन की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र। गढ़वा के किसान थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के लिए ले सकते हैं अनुदान। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद SML 688। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें छोटे बड़े कई कृषि उपकरण हैं। इन उपकरणों पर 40 से 50% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। गढ़वा जिला में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत दलहन फसल के लिए थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 30 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा थ्रेसिंग फ्लोर बनाने के लिए सरकार की ओर से 57,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए आत्मा कार्यालय गढ़वा में 17 फरवरी तक आवेदन दे सकते हैं। चना फसल में लगने वाले फली छेदक कीट पत्तियों की गुणवत्ता को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। चना में फली छेदक कीट की रोकथाम के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। समय पर लगाए गए चना के पौधों में फल लगने शुरू हो गए हैं। इस समय फली छेद कीट लगने का खतरा रहता है। ये कीट चना के कोमल दानों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और गुद्दे को खाकर उसे खोखला कर देते हैं। बाजार में ऐसी उपज का बिकना मुश्किल हो जाता है। किसान फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। मूंग की खेती गर्मी के मौसम में भी की जाती है। जो किसान गर्मा मूंग की खेती करना चाहते हैं वे मध्य फरवरी से लेकर मध्य मार्च तक फसल लगा सकते हैं। गर्मा मूंग के लिए उन्नत प्रभेद SML 688 लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा। मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा मूंग के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद SML 688 की उत्पादन क्षमता औसतन 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। कृषि उपकरण पशु चालित बहुउद्देशीय हो की मदद से कतार में लगी हुई मूंगफली, सूर्यमुखी और सोयाबीन जैसी फसलों की निकाई गुड़ाई करने तथा उससे खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इससे हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 70% मजदूरी की बचत होती है तथा 25% उपज में वृद्धि भी होती है। INRG नामकुम के तत्वाधान में कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि झारखंड के किसानों की आमदनी को बढ़ाने में INRG सहित कई सारी संस्थाएं एवं वैज्ञानिक काफी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की बदौलत ही पिछले कुछ दशकों में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। कार्यक्रम में सफल कृषकों को कृषि मंत्री ने पुरस्कृत भी किया। सिर्फ इस देश से, विदेश से भी लोग हमारे संस्थान से प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ एक जिंदगी, हजारों जिंदगानियों को जिंदा कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। खुद अपना भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपने देश का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं, अपने राज्य का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं और हम उन सब पर गर्व करते हैं। भारत विश्व गुरु है, कहने से नहीं होता। विश्व के लोग भारत में आकर, झारखंड में आकर यहाँ की गाथा सुनाते हैं, तब लगता है कि कहीं ना कहीं विश्व गुरु की किरणें प्रस्फुटित होती हुई परिलक्षित हो रही है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियाँ अभी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। झारखंड के किसान फूलों की खेती बड़ी पैमाने पर करते हैं। अगर हमारे किसान चाहें तो फूलों से और भी उत्पाद बना सकते हैं, जैसे कि फूल मालाएं, गुलदस्ता, और इनसे मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम कुछ इन्हीं विषयों पर करेंगे चर्चा और आपको देंगे और विस्तार तरीके से जानकारी। मगर इसके लिए हम आपको चलिए सीधे जोड़ देते हैं स्टूडियो से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, फूल जो है वो प्रकृति का अनुपम उपहार है। जीवन के कितने रंग फूलों के साथ मिलते जुलते हैं। फूलों की खेती की संभावनाएं शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।
बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो फूलों की खेती कर आजीविका प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड में फूलों की खेती की क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से इसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब फूलों की खेती की हम बात करते हैं, झारखंड जैसे राज्य में फूलों की खेती की क्या संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है यहाँ पर जो पारंपरिक ढंग से खेती करते हैं, धान, गेहूँ या फिर सब्जियों की, क्या संभावनाएं देखते हैं और कितना लाभदायक है फूलों की खेती झारखंड के किसानों के लिए? अगर झारखंड राज्य में हम विशेष रूप से जलवायु और मृदा के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु मृदा दोनों ही फूलों की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। अगर किसानों के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो जैसा हम देखते हैं कि यहाँ की जो खेती की ज़मीन है वो बहुत छोटी है। किसानों के पास जो अधिकतर किसान छोटे और मझोले किसान हैं जिनकी जोत की जो क्षेत्रफल है वो छोटा होता है, और उसमें भी दिक्कत कहाँ आती है कि जो उनके जोत है वो भी ताड़ दोन जैसे क्षेत्रों में बटी हुई है, तो उनके पास जो परंपरागत खेती है उसके लिए भी बहुत सीमित मात्रा में क्षेत्रफल बच पाता है। अगर हम फूलों की बात करते हैं तो परंपरागत खेती में जैसे हम सब्जी, रांची जिले की बात करते हैं तो सब्जी की खेती के लिए जाना जाता है जी। और फूलों की खेती कम क्षेत्रफल में ही हमें परंपरागत फसलों की तुलना में अधिक लाभ देती है। अगर हम खुले वातावरण में करते हैं तो भी, और अगर हम संरक्षित संरचना में करते हैं तो उसमें कम क्षेत्रफल में ही हमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है पूरी तरह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ बाजार भाव भी हमें ज़्यादा मिलता है सब्जी एवं अन्य फसलों की तुलना में। तो अगर यहाँ पे संभावनाओं की बात की जाए तो निश्चित तौर पे संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा किसान अगर मेहनत और लगन के साथ खेती करते हैं तो उपज और उसके साथ आमदनी भी अच्छी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि संभावनाएं बहुत हैं, कुछ फूलों की खेती जो हम सामान्य तौर पर देखते हैं यहाँ पर किसान भाई करते हैं, किन किन फूलों की खेती झारखंड में सफलतापूर्वक की जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर हम कट फ्लावर की बात करते हैं तो इसके लिए हम डच गुलाब की खेती कर सकते हैं, जरबेरा की खेती कर सकते हैं, कार्नेशन की भी खेती कर सकते हैं। और अगर हम खुले वातावरण में या लूज फ्लावर के रूप में बात करते हैं तो उसमें हम गेंदा की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लेडियोलस की खेती भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो इन फूलों की खेती बहुत ही आसानी से किसान भाई कर सकते हैं, और यहाँ की जलवायु की और मृदा दोनों के ही अनुकूल भी इनकी खेती है। बिल्कुल। अभी आपने कहा कट फ्लावर और लूज फ्लावर, तो जब हम कट फ्लावर और लूज फ्लावर की बात करते हैं तो दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अंतर है दोनों की? जी, कट फ्लावर हम उन फ्लावर दो वर्गों में मुख्य रूप से खेती को बांट सकते हैं उत्पादन के आधार पे। कट फ्लावर का मतलब है जब फूल के साथ एक निश्चित लंबाई की हम डंडी भी उसके साथ काटते हैं, जैसे ग्लेडियोलस हुआ या डच गुलाब हुआ, इनका अगर हम खेती करते हैं तो उसमें हम फूल के साथ एक निश्चित लंबाई की डंडी भी काटते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं, तो इसे कट फ्लावर की कैटेगरी में रखा जाता है। उसी के साथ अगर जैसे हम पूजा में जो फूल इस्तेमाल करते हैं, गेंदा हुआ, देसी गुलाब हुआ, जिसमें शाखा हम नहीं लेते हैं, तो उसे हम लूज फ्लावर की कैटेगरी में रखा जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी है ये। जो किसान भाई खुले वातावरण में फूलों की खेती करना चाहते हैं, वो क्या खुले वातावरण में, जो आप कट फ्लावर या लूज फ्लावर की बात है, खुले वातावरण में भी इसकी खेती की जा सकती है? जी, अगर हम कट फ्लावर की बात करें तो उसमें ग्लेडियोलस की खेती खुले वातावरण में कर सकते हैं, परंतु डच गुलाब की खेती के लिए हमें संरक्षित संरचना या पॉली हाउस का प्रयोग हमको करना होता है। तो जो प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस है उसका किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। जरबेरा की खेती प्राकृतिक रूप से हवादार पॉली हाउस में भी की जा सकती है और शेड नेट हाउस में भी की जा सकती है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि शेड नेट में भी जो किसान उसकी खेती कर रहे हैं उससे अच्छा उनको उत्पादन भी मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम सबसे आसान खेती की बात करते हैं फूलों में, तो गेंदा की खेती से भी किसान भाई शुरुआत कर सकते हैं, जो कि खुले वातावरण में सफलतापूर्वक की जा सकती है। बिल्कुल। तो जब हम फूलों की खेती की बात करते हैं, आपने कई तरह के फूलों का नाम बताया, ग्लैडोलियस है या फिर हम गेंदा या डच गुलाब की बात करते हैं, तो जब हम प्रजाति की बात करें तो झारखंड के वातावरण के लिए जो उपयुक्त प्रजातियां हैं, हम चाहेंगे किसान भाइयों को इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। किस तरह की प्रजातियों को लगाना चाहिए यहाँ, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं? इसमें अगर प्रजातियों की बात करते हैं तो गेंदा में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं बहुत सारी प्रजातियां, जैसे पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बहार है। इसी के साथ ही जो हमारा बंगलौर स्थित IIHR जो संस्थान है उसके द्वारा भी अर्का बंगारा या अर्का अग्नि जो प्रजातियां हैं इनका जो विकास किया गया है। अगर हम इसी तरह से बात करते हैं ग्लेडियोलस की, तो पूसा मनमोहक है, पूसा सिंदूरी है,
और पूसा शांति है, इस तरह की प्रजातियों का चयन किया जा सकता है। इसी प्रकार से जरबेरा की बात करते हैं तो इसमें अर्का पिंक, अर्का वाइट, अर्का रेड, इन प्रजातियों का चयन कर सकते हैं किसान भाई। तो अगर ये सब जो प्रजातियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्राइवेट नर्सरी हैं, प्राइवेट सेक्टर, उनके द्वारा बहुत सारी प्रजातियों को विकास किया गया है और बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे भी अच्छा उत्पादन किसानों को मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो किसान शुरू करना चाहते हैं, लंबे समय से दूसरी खेती कर रहे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि अब हम फूलों की खेती कर सकते हैं, तो अगर फूलों की खेती शुरू करना चाहें वो कोई भी किसान, तो किस तरह की योजना तैयार करें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले और जानकारी भी सही हो उनको? जैसा हमने बताया कि फूलों की खेती किसान भाई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन उनको मिल सकता है, परंतु कुछ बातों का इन्हें विशेष ध्यान देना पड़ेगा उसके पहले। जो भी, चूंकि फूल ऐसे हैं जो दिखने में जितनी उनके सुंदरता उनकी जितनी ज़्यादा होगी, उनकी गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, उतना ही उसका उन्हें दाम मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि अपनी भूमि का चुनाव, ऐसी भूमि का चुनाव करें जहाँ जल जमाव ना होता हो, और इसके अलावा भूमि में उर्वर हो, जो उसकी उपजाऊपन है वो अच्छा होना चाहिए। पानी की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित कर दें, क्योंकि ये विशेष रूप से अगर आप पॉली हाउस के अंतर्गत खेती कर रहे हैं या संरक्षित संरचना के अंदर खेती कर रहे हैं, तो न सिर्फ हमको सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, बल्कि उसमें जो पॉली हाउस के अंदर नमी बनाए रखने के लिए भी हमको अच्छी मात्रा में सिंचाई जल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सिंचाई का एक सुनिश्चित साधन होना चाहिए, निश्चित साधन होना चाहिए हमारे पास। और हमारी यही सलाह रहेगी किसान भाइयों, क्योंकि फूलों की खेती में शुरुआती लागत थोड़ी ज़्यादा लगती है, विशेष रूप से अगर आप संरक्षित संरचना के अंतर्गत फूलों की खेती करते हैं, जैसे डच गुलाब हुआ या जरबेरा की खेती हुई, इसकी अगर खेती करते हैं तो। इसके अलावा भी ये गेंदा की खेती हो या ग्लेडियोलस की खेती हो, इन सभी के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा या राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं किसानों के हित के लिए, जिसका हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। तो हमारी यही अनुशंसा रहेगी यहाँ से कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यालय में या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें, उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। क्योंकि अगर आप पॉली हाउस में या शेड नेट में खेती करते हैं तो पौध की खरीद से लेकर पॉली हाउस की इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना, ये सब में खर्चा बहुत ज़्यादा शुरुआती आता है। और अगर आप योजनाओं की बात करते हैं तो 50% से लेकर कभी-कभी 100% तक अनुदान किसानों को प्राप्त हो जाता है इसमें। तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो शुरुआती आपका जो लागत है वो भी काफ़ी कम लगेगा और आपको पहले साल से ही अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी भी मिलना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, जैसे आप कौन सा पौधा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल, ये सारी जानकारियाँ भी उनको मिल जाएगी। अभी आप चर्चा कर रहे थे पॉली हाउस की, तो पॉली हाउस अगर कोई पॉली हाउस में फूलों की खेती कर रहे हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ज़रूरी बातें हैं जो पॉली हाउस में होनी चाहिए? सबसे पहले तो जैसा हमने बताया कि भूमि का चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पॉली हाउस के अंतर्गत जो आपको मिट्टी और जो उसका वातावरण है वो उन दोनों पे ही आपको ध्यान देना होता है। जो मिट्टी आप चुनाव कर रहे हैं उसका एक बार मिट्टी की नमूने का जांच जरूर करवा लें। क्योंकि जो हमारा मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा है, जो हमारी पानी है, पानी की गुणवत्ता है, इन दोनों का ही यथासंभव मिट्टी जांच तो आसानी से हर जगह हो जाती है, और अगर संभव हो तो पानी की गुणवत्ता की भी जांच करा लें, क्योंकि फूल के ऊपर इन दोनों ही चीज़ों का सीधा असर पड़ता है। पोषक तत्वों की जो स्थिति है, क्योंकि पॉली हाउस के अंतर्गत आप खेती कर रहे हैं तो आपको फर्टिगेशन के माध्यम से पोषक तत्वों की आपूर्ति करनी होती है पौधों को। तो फर्टिगेशन के माध्यम से आप कौन से जो उर्वरक हैं उनका प्रयोग करेंगे, कितनी मात्रा में प्रयोग करेंगे, इसका निर्धारण होता है मिट्टी जांच के आधार पे। तो अगर किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसका आपको कब कब पौधे में आपूर्ति करनी होगी, फर्टिगेशन के माध्यम से इन सभी का निर्धारण एक सारणी आपको तैयार करनी होती है शुरुआत में, और उसी का पालन करते हुए पूरे फसल चक्र के दौरान आपको उसमें पोषक तत्वों की सप्लाई करनी होती है। पानी की भी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि जो किसान डच गुलाब की खेती कर रहे हैं तो पानी का अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो उसका जो फूल है, फूलों का के जो आकार होता है, जो उसकी गुणवत्ता होती है वो प्रभावित होती है। और पानी के लिए विशेष रूप से हम कहेंगे कि झारखंड राज्य में एक ऐसा कारक है जिससे हमारी खेती भी प्रभावित होती है। तो यदि संभव हो तो अपने यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था ज़रूर करा लें, जो बरसाती पानी है उसको एकत्र करने की व्यवस्था ज़रूर करा लें। तो अगर आपका जो सिंचाई का साधन है उसमें कोई दिक्कत भी आती है तो उसकी उस समय को भी आप जो आपने पानी इकट्ठा किया हुआ उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि जो आपकी मिट्टी है, मिट्टी की जांच कराने में जो पीएच है उसके
वो सही होना चाहिए। 6 से 6.5 अगर आपका पीएच है तो अच्छा है, नहीं तो आपको फिर इसके लिए जिप्सम या जैसा यहाँ देखा जाता है अम्लीय मिट्टी है तो चूने का प्रयोग करना होता है। अगर आप गुलाब की खेती की बात करते हैं तो मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम अनुशंसा की जाती है कि 1 स्क्वायर मीटर में 20 से 25 किलोग्राम आपको सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सारी जो आधारभूत बातें हैं इनका ज़रूर अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो अच्छी उपज भी सुनिश्चित कर सकते हैं। फूलों की खेती के बारे में जितनी भी जानकारी अभी तक आपने दी है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो किसान भाई फूलों की खेती करते हैं उनके साथ एक बात और जुड़ जाती है कि वो आमदनी भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं। खेती के माध्यम से जो आमदनी है सो तो है ही है, इसके अलावा मूल्य संवर्धन के बारे में बहुत सारे किसान सोचते हैं। मूल्य संवर्धन कैसे कर सकते हैं किसान भाई फूलों की खेती से? किसान भाइयों को थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि एक इसमें वो जो अपना उत्पादन लेते हैं फूलों का उसको वो बाजार में बेच देते हैं, ये तो हो गया एक सीधा तरीका। इसके अलावा अगर थोड़ा सा वो अपनी दक्षता इसमें इन कुछ नई चीज़ों को सीखने, जैसे गुलदस्ता बनाने का तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा इनका अध्ययन कर लेते हैं तो बिना कुछ अलग से लागत लगाए हुए एक तो इसमें ये अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि जैसे हमारा जो गुलाब होता है विशेष रूप से जैसे एक नूरजहां प्रजाति है, रानी साहिबा प्रजाति है जो कि हमारे NBRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है, तो इससे तेल, गुलाब जल इन सब का भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो उसके भी, लेकिन ये कभी एकल किसान द्वारा कई बार संभव नहीं हो पाता, तो समूह बना के वो योजना तैयार करके खेती करें और इस तरह की इकाई अगर वो लगाते हैं तो उसका भी आप अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुलाब जल भी तैयार कर सकते हैं, गुलकंद भी तैयार कर सकते हैं, जो कि अन्य राज्यों में बहुत सारे किसान हैं जो इससे अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो झारखंड में भी अगर किसान इस तरह की इकाइयों का निर्माण करते हैं या समूह में इसकी खेती करते हैं, इस तरह की कंपनियों से संपर्क साधते हैं तो उससे भी उनको अच्छा दाम मिल सकता है। बिल्कुल। जब हम फूलों की खेती की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो जब फूल हम बाज़ार में ले जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जब हम मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए। किसी भी फसल के लिए मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसके लिए आपको फूलों की खेती से पहले ही थोड़ा सा प्रयास करना होगा। सबसे पहले तो बाजार को समझने की ज़रूरत आपको होती है। आपके आसपास अगर कोई धार्मिक स्थल है या कोई मंदिर है तो वहाँ पे आपको पूजा के लिए जो फूल उपयोग में होते हैं उनकी मांग ज़्यादा रहेगी, तो आपको उसमें ज़्यादा क्षेत्रफल देने की ज़रूरत है। आप शहरी क्षेत्रों के नज़दीक हैं तो आपको कट फ्लावर में ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होती है। बाजार का एक बार सर्वेक्षण ज़रूर कर लें कि किस फूल की मांग ज़्यादा है और फूलों में भी किस फूल रंग के फूलों की मांग ज़्यादा है। जैसे अगर हम गुलाब में बात करते हैं तो लाल गुलाब की मांग हमेशा ज़्यादा रहती है। वहीं अगर हम ग्लेडियोलस की बात करते हैं तो सफ़ेद ग्लेडियोलस के फूल जो होते हैं वो अच्छी मांग में हमेशा रहते हैं, तो उनका आपको क्षेत्रफल थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा। मालाकारों से अगर आप संपर्क साध लेते हैं तो उसमें क्या होता है आपको कि आप जिस दिन भी आपने फसल की कटाई की है या तुड़ाई की है तुरंत आप बाज़ार पहुंचा सकते हैं उनकी मांग के अनुसार। थोड़ा सा ध्यान देना ये होता है कि जब आप कटाई कर रहे हैं तो जैसे ग्लेडियोलस की अगर बात करते हैं तो उसमें आपकी अगर दूर के बाज़ार में भेजना है तो जब आखिरी जो आधार की पंखुड़ी होती है वो उसमें रंग दिखने लगे कली में तो ही आपको बाज़ार भेजना होगा। जबकि अगर पास की मार्केट है तो जब अंतिम फूल जो है नीचे का वो खिल जाए तब आपको बाजार भेजना होता है। जब उसकी कटाई कर रहे हैं, किसी भी फूल की अगर आप कटाई कर रहे हैं तो उसको ठंडे वातावरण में करें, यानी सुबह के समय कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके मार्केट भेज दें। गुणवत्ता की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए जब आप कटाई कर रहे हैं तो उसको पानी से भरी हुई बाल्टी में रखें ताकि अधिक समय तक उसमें ताज़ापन बना रहे। अगर जैसे ग्लेडियोलस की बात करते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप बाज़ार नहीं भेज पा रहे हैं तो उसे पानी में भर के रखें, अगले दिन थोड़ा सा नीचे से 1 से 1.5 सेंटीमीटर फिर से काट के ताज़ा पानी भर दें। तो जितनी जल्दी आप मार्केट पहुंचा पाएंगे उसको उतना ही अच्छा आपको दाम भी मिलेगा और गुणवत्ता में भी खराबी आने की जो संभावना है वो कम से कम रहेगी। और बहुत बारीक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मुश्किल हो सकता है, नुकसान हो सकता है ये होने पर। डॉक्टर साहब, गेंदा की खेती बड़े पैमाने पर झारखंड में की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई गेंदा से लाभ प्राप्त करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, पहले तो हमने सबसे पहले इस चीज़ की चर्चा कर चुके हैं हम कि आप अगर जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करते हैं तो वहाँ पे आपको कई बार गेंदा की पौध उपलब्ध हो जाती है, वो लगभग 100% अनुदान पे रहती है। अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो जैसा हमने कुछ प्रजातियों का नाम लिया उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, या हजारा गेंदा जो सामान्य तौर पे माला बनाने का काम आता है उसी कलकत्ता इन जगहों से सप्लाई हो जाती है और उनकी कटिंग आपको उपलब्ध होती है।
खेत तैयार रखें अपना, और जिस दिन आपने ऑर्डर दिया उसके अगले दिन आपको सप्लाई अगर प्राप्त हो जाती है तो तुरंत खेत में आप लगा दें, क्योंकि वो बंडल में बंधे हुए सामान्य तौर पे हमने जो देखा है वो आते हैं, और कई बार अगर आपका खेत तैयार नहीं है तो काफ़ी मात्रा में क्षति हो जाती है आपको जो पौध है उसकी। बिल्कुल। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पिंचिंग की, क्योंकि पिंचिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो शीर्ष होता है पौधे का वो आपको तोड़ देना होता है, जिससे नई शाखाएं निकलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसमें आपको फूल लगते हैं। इस पे आपको ज़रूर ध्यान देने की जरूरत होती है कि सही समय पे पिंचिंग ज़रूर कर दें। बिल्कुल। तो इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी किसान भाइयों, अगर आप फूलों की खेती कर रहे हैं तो जितनी भी जानकारी आपको मिली है निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगी। आप इन्हें अपने खेतों में अपनाएं और निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।